आसान नाज़रीन कराम। अच्छा जी, गुफ्तगू तो वही है जो हम रोज़ करते हैं। पाकिस्तान के हालात का रोना है, इस पर गुफ्तगू है, और यहाँ की जो सियासी जमातें और दूसरे अदारे आपस में दस्त गिरेबा हैं, उनका तज़किरा होता रहता है और हम उस पर गुफ्तगू करते रहते हैं। कभी अदलिया की रोना रोते हैं, कभी इस्टेब्लिशमेंट के नाम पर रोना रोते हैं, कभी हम ये कहते हैं कि ये अदारे या पार्टियाँ आपस में क्या कर रही हैं, क्या बयानबाजी हो रही है, क्या कुछ हो रहा है। आजकल वो एक अब जस्टिस कह रहा हूँ, जनरल फैज़ हमीद साहब का बड़ा मामला चला हुआ है। उस पर बानी पीटीआई के बयानात भी आ रहे हैं, उस पर दूसरी लोगों के बयानात भी बढ़ चढ़ के आ रहे हैं, और लोग भी पकड़े जा रहे हैं। कुछ गलत भी पकड़े गए, छोड़ भी दिए गए। वो जो डिप्टी डायरेक्टर थे जेल के, एक आईजी जेल खाना साहब उनको कह दिया गया कि वो गिरफ्तार हो गए हैं, और बैठे चाय पी रहे थे घर पे, और ये खबर सुन रहे थे टीवी पर कि मैं गिरफ्तार हो गया हूँ। बड़ी मज़े की बात है। हमारे भी जाने वाले हैं, बड़े नियाजमंदी उनके साथ। मैं बड़ा हैरान हुआ, बड़े शरीफ से आदमी थे। इन्होंने क्या किया होगा, क्या इनको भी फैज़ हमीद साहब ने किसी चक्कर में डाल दिया होगा, यकीन नहीं आता था। इस मुल्क में अफवाहें भी बहुत फैलती हैं और होता भी बहुत कुछ है। अच्छा, ये सारा जो नक्शा है ये बात बताता है कि कोई आसान काम नहीं है जी। ये अब जो होने वाला है, अगर आप कोर्ट मार्शल इस सतह पर किसी आदमी का कर लेते हैं फ़ौज में, तो इसका मतलब है कि फ़ौज तुली हुई है इस बात पर कि अपनी सफ़ों में से उन लोगों को साफ़ करेगी जो उनके ख़्याल में उनके डिसिप्लिन को तोड़ रहे हैं। ये बहुत ही गैर मामूली बात हुआ करती है। आम तौर पर इसके सियासी माने भी लिए जाते हैं। और जनरल फैज़ हमीद साहब जो थे, वो अफ़गान बॉर्डर पर हमारे कोर कमांडर भी रहे। आईएसआई में बहुत एक इन्फ्लुएंशियल और मुतनाज़ शख्सियत के तौर पर वो एक लंबे अरसे तक जाने गए। अब वो ये कहा जाता है कि छोड़ने के बाद भी उनके रवाबत थे और वो कुछ बहुत सी चीज़ें कर रहे थे। इन चीज़ों पर इमरान ने पहले तो कहा कि मेरा क्या फ़ौज एहतसाब कर रही है, फिर उन्होंने कहा वो हमारे असासा थे, आपने तबाह कर दिया। अब उन्होंने कहा कि मैं नहीं घबराता बढ़ता, मैं नहीं डरता बढ़ता। ये सूरत यार है क्या? इतनी आसान नहीं है कि हम इसको कह दें, ना इमरान के लिए इतनी आसान होगी। और जिन लोगों पे हाथ डाला है एहतसाब करने वालों ने, कोर्ट मार्शल करने वालों ने, कोर्ट मार्शल छोटा लफ्ज़ नहीं होता, और वो भी एक लेफ्टिनेंट जनरल का, और वो भी आईएसआई चीफ का, और मामूली बात नहीं होती। तो ये सारी बातें बताती हैं कि बहुत नाजुक बात है, और हमारा मुल्क के मामलात कोई या तो रुख इख्तियार करने वाले हैं या बहुत बड़ा मैस क्रिएट होने वाला है। क्या होने वाला है, इस पर गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं आमिर इलियास राना साहब, मुजाहिद बरेलवी साहब, और लंदन से सकलैन इमाम साहब, और आमिर खाकवानी साहब। ये मैं इन्हीं से गुफ्तगू करूँगा। मैं आमिर इलियास राना साहब, पहले मैं आपसे बात करता हूँ। क्या आप सारी सूरत हाल पे कहेंगे जिस पे हम गुजर रहे हैं जी? देखिए, जाहिर है कि ये सूरत हाल जो आप कहते हैं ना, रोज ही रोना रोया जाता है, तो हम भी वही रो रहे हैं। और पाकिस्तान है और अवाम है, असल में खवास की लड़ाई है, और उसमें रुल गई है। वो जिसको चस बड़ी आती है वो है हम अवाम। और चूंकि हम सिर्फ ये लेते हैं और भुगतते भी हम हैं, बाकी तो अपने फायदे और अफादे की लड़ाई पे लड़ रहे होते हैं। तो फौज ने अब एक बीड़ा उठाया है कि जी, जो फौज को बदनाम कर रहे हैं, और दूसरी जो प्रेस रिलीज आईएसपीआर की आई, उस वो पहली से ही हमें यकीन था कि अगला मरहला यही होगा कि ये जो उन्होंने लिखा था कि पोस्ट रिटायरमेंट, तो वो पॉलिटिक्स से मुंसलिक होगा, और वही हुआ। क्योंकि जनरल फैद हमीद या पाकिस्तान के अंदर जो डीजीआईएसआई होते हैं, आपको पता ही है कि वो अपनी पॉलिसी जो इदारे की होती है उसके तहत चल रहे होते हैं। जनरल फैद हमीद ने तो 2018 का इलेक्शन, जिसको आरटीएस का नाम दिया जाए या कुछ भी किया जाए, वो उन्होंने लेके दिया था, और फिर बाद में उन्हें आईएसआई का चीफ भी बना दिया गया। और जब वो डीजीसी थे, उसी वक्त का ये कारनामा है जो टॉप सिटी का, जहां से उनका फौज का हिस्सा सिर्फ एक चुना गया, और बाकी जो ऑर्डर चीफ के तहत हो रहे थे वो उस चार्जशीट का हिस्सा नहीं है। अब वो कोर्ट मार्शल में है, और बताने वाले यही बताते हैं कि कोर्ट मार्शल होता ही तब है जब चीजें फौज की नजर में बिल्कुल क्लियर हों कि अब इनको बाज़ाब्ते की कार्रवाई के तहत करके सजा दे दी जाए। अब वो क्या होगी नहीं होगी, ये तो कुछ दिनों में पता चलेगा। लेकिन जिस तरह खबरें आ रही हैं, तो ये जो एक पैरेलल नेटवर्क आईएसआई में बैठ के बनाया गया, और जिस तरीके से उनके साथ जो उनके पार्ट एंड पार्सल रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, उनको बकायदा तहवील में लिया गया है, अरेस्ट डाली गई है, और बाकी चीज़ों के साथ फ्रेंसिक हो रहा है, एविडेंस मैच किए जा रहे हैं, और लगता यही है कि ये 9 मई के साथ कोलैबोरेट होना है, और उसमें साकिब निसार साहब हर सूरत में आएंगे। साकिब उन निसार भी मीटिंग्स आएंगे? में
जी बिल्कुल आएंगे, क्योंकि ये और फैज हमीद तो दोनों पार्ट एंड पार्सल थे, दोनों मिलके खेल रहे थे ना, कि मतलब इसको मिलके खेलना ही आप कह सकते हैं। और अंपायर भी मिले हुए थे, खिलाड़ी भी मिले हुए थे, और फैसले भी कर रहे थे। तो देखिए फौज ने चूंकि एक किया है कि जनरल फैज का जो पॉलिटिकल दौर अपने उरूज पे था, तो जनरल बाजवा ने इनको साइड पे किया, और जनरल आसिम मुनीर ने जो लोग बता रहे हैं कि इनकी टॉप सिटी की इंक्वायरी भी एक्चुअली उन्हीं के दौर में हुई थी जब वो DGMI थे। तो ये देखें, और अब जो सिचुएशन है वो बुनियादी तौर पे तो इमरान खान का जो दूसरा धरना था वजीराबाद के बाद, जो वो पिंडी आए थे और फिर चंद घंटे बाद चले गए थे, जब से गोलियां लगी थी वो कहीं नहीं गए थे सिवाय उसके कि वो उस वक्त के आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट में खलल डालना चाहते थे। वो नहीं हो सकी, और उसके बाद 9 मई हुआ, तो इंक्वायरी तो वहीं पे जाके पहुंचेगी। बड़ी नाजुक मामले। मुजाहिद बरेलवी साहब, आप क्या फरमाते हैं इस सूरत हाल पे? देखिए, एक तो अच्छी बात यह है कि एक तो सोशल मीडिया को क्रेडिट जाएगा, आपके मीडिया को जाएगा कि हम और आप बात भी कर रहे हैं, वरना क्या हम इस तरह बात किया करते थे जो आपके बड़े, आप तो साथी होंगे, मेरे भी ताल्लुक दरी हैं, तो हमीद गुल साहब जो अफगानिस्तान में करते रहे, फिर जनरल अख्तर रहमान बाकायदा उन्होंने फाते, यानी हमने तो सुना था कि जब कोई मुल्क फतह होता है तो उस मुल्क के अवाम या लीडर हो चीमू वियतनाम का फाते है, लेकिन जनरल अख्तर रहमान ने अपने को फाते करार दिया। नहीं, वो किताब हमारे दोस्त हारून रशीद ने लिखी, जानता हूँ, तो मैं वो लिखी गई है। फिर मैं उसमें किस तरह CIA से पैसा आता था, किस तरह असला तकसीम होता था, सब किताबें आ गई ना। फिर ओपनली आपको याद है कि बेनजीर की जो एयर मार्शल अजहर खां केस, अगर एयर मार्शल खां केस में मौजूद उन तमाम लोगों को लटका दिया जाता या पकड़ लिया जाता, जिसमें बाकायदा कहते हैं कि गुलाम इसाक खान ने असलम बेग को कहा, असलम बेग ने ICI चीफ को कहा, ICI चीफ ने मीजान बैंक को कहा, फिर किस तरह पैसे तकसीम किए गए, किस तरह नशिस्तें खरीदी गई, MQ वगैरह, क्या ये सब तारीख भूल गए? ये लेकिन होता था ऊपर लेवल पर, आवाम बेचारे या पॉलिटिकल पार्टीज को नीचे देर तक नहीं आता था। जब अख्तर रहमान के बाद आए मुशर्रफ साहब, वो तो डायरेक्ट खुद थे, उनके ICI चीफ का नाम भी किसी को नहीं पता होगा। लेकिन अब जो है इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप माने ना माने कि जो पॉपुलर मूवमेंट चली खासतौर पर पंजाब में तहरीक इंसाफ की, तो बहुत बड़े पैमाने पर आपकी जो एक एलीट मिडिल क्लास, और उसमें एक बहरहाल रिटायर्ड, अब तो खैर लोग पढ़ते हैं शायद सर्विसेज के भी, आर्मी के लोग भी उससे मुतासिर हुए, जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट या एंटी शरीफ या रजारी बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की चली। ये तो अच्छी बात नहीं है, नतीजा ये तो अच्छी बात नहीं है। देख रहे हैं कि पहले जनरल मुजाहिद बरेलवी साहब, ये अच्छी बात नहीं है। हमारी फौज में सियासत नहीं हुआ करती थी, अगर आप कहते हैं हुई है तो सियासत नहीं हुई है। इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद सियासत नहीं था। कौन सा? वो इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद, देखिए वो तो जिसमें वो बैठते थे 11, जिसमें एक मिनट ठहरिए, आप इस तरह की बात करते हैं, मैं भी जरा आज खुल के बात करूं। वो तो जो बात थी, लेकिन इन पर केस तो पोस्ट रिटायरमेंट और मुलाजमत के दौरान करप्शन के मसले पर है। नहीं, उन पर वो करप्शन नहीं था जो 12 करोड़ के बांटा गया। भाई वो तो ठीक दूसरी बात करें, आप पहले इस बात का जवाब दो। आप यही तो प्रॉब्लम है, आप लोग हिस्ट्री से घबराते हैं, हाल में बात करते हैं। हिस्ट्री से नहीं घबराते जो आदमी मुजाहिद बरेलवी साहब, हिस्ट्री से नहीं घबराते, हिस्ट्री से पकड़ना चाहते हैं। मेरी बात सुन ले, तो यहाँ तक आएंगे ना, मेरी बात सुन ले, हिस्ट्री से नहीं घबराते। मैं इस फील्ड में बहुत पहले से हूं। हमने भुट्टो को भी देखा है, और आप इसीलिए मैं तो आपकी बड़ी कदर करता हूं, लेकिन आपने कहते हैं ना कि सामने बात भी करता हूं कि आपको तारीख का पता है, बल्कि इस तरह है। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि ये जो केस बन गया है, एहतसाब अंदर से हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, इसकी केस क्या है? आप दूसरे केस मुझे सुना रहे हैं। ये साहब, ये एक बहुत ही खतरनाक बात है। ये सियासत में होता है जी, फौज के बारे में PTI ने ये किया, मुस्लिम लीग ने ये किया, फलाने ये इदारा है, एक ही इदारा है, और जिस पर पाकिस्तान के लोग, लेकिन कोई दो राय ही नहीं हो सकती। तो इस वक्त हम जो घिरे हुए हैं, अगर खुदा न करे जो फौज से खबरें आ रही हैं, जो कुछ हो रहा है, ये कोई अच्छा नहीं हो रहा है। इसमें सबसे ज्यादा हिंदुस्तान खुश हो रहा होगा, हमारे दुश्मन खुश हो रहे होंगे। नहीं, और ऐसा लगता है एहतसाब का अमल तो फितरी अमल है। चलिए खैर, दोबारा मैं आता हूँ। नहीं, इस बार जो आप चिपक देखिए ना, चाइना किस तरीके, अगर ये हुआ है तो कोई इंडियन खुश नहीं होता होगा। अगर ये हो रहा है कि पाकिस्तानी फौज के अंदर एहतसाब हो रहा है, इससे पहले भी एक ISI चीफ का हुआ था, कोर्ट मार्शल नहीं हो पाए थे, लेकिन हुआ था एहतसाब। किस तरीके से आपको, अब आप लोग बलूचिस्तान के सिलसिले में तो गुफ्तगू करना छोड़ दिया, आपको पता है वहां क्या हुआ? किस तरीके से डोनाल्ड लूम ने कह दिया कि चीन अब पास्ट है, एयरपोर्ट का इफ्तिताह नहीं हुआ, वो कोई लीडर नहीं आए,
पूरा बलूचिस्तान कटा हुआ है, किस तरीके से कोई आप मेन स्ट्रीम मीडिया को दे रहा है सवाई अंग्रेजी अखबार के? कितना बड़ा सूबा आपका, वहाँ क्या हो रहा है? और जवाब वहीं से आया कि पाकिस्तान हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। देखिए बात सुनिए, एक आप बयान पकड़ लेते हैं जो आपके काम का होता है, उसको उछालना शुरू कर देते हैं। जॉन लू का ये एक फिक्रा आपने पकड़ लिया, दूसरा जो बयान वहीं से आ रहे हैं व्हाइट हाउस से, उसको आप इग्नोर कर रहे हैं। ये भी पढ़ा कि सीपैक का क्या मुस्तकबिल है, आपको ये भी पता है? सीपैक को खत्म करने के लिए सारी कहानियां चल रही हैं ये, और क्या है? और आप इनकलाबी होते हुए सीपैक की मुखालफत कर रहे हैं। तो अगर आप ये कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ। नहीं मतलब आप कहते हैं सीपैक का क्या हाल? सीपैक चलेगा इंशाल्लाह, इस मुल्क में चलेगा। चलिए अब दोबारा आते हैं आपकी तरफ। जी आमर खाकवानी साहब, आप क्या कहते हैं? साहब की बात सुनी तो अल्लाह करे चले, सब चीजें चले, अच्छी बात है। मैं अपने आप जनरल डायर फैज हमीद के मुकदमे की बात, बुनियादी सवाल तो यही से हुआ था। मेरे ख्याल में तो मीर साहब बहुत अच्छा है, ये अच्छी बात है, अच्छी मिसालें कायम हो रही है, होनी चाहिए। बस मेरा ये वैसे ख्याल है कि रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि ऐसा अंदाजा हुआ कि रिटायरमेंट के बाद उनपे उनकी एक्टिविटीज के वाले से है, तो जो उन्होंने इन सर्विस भी जिस तरह पोलिटिकल मुदाखलतों को ये चीजें चलती नहीं, चाहे वो इमरान खान के हक में हो, उनको लाने के लिए अगर किरदार हो, तो उन सबको भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। सबको हो कि क्या हर्ज है? अगर इमरान एक पार्टी को लाना भी गलत है तो किसी को निकालना भी गलत है, दूसरों को लाना भी गलत है, तो सब मामलों में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और अच्छी बात है कि कोई मुकद्दस उस तरह की नहीं यहाँ पे रहेगा। तो मेरा तो ख्याल है, अभी तो इसमें एतराज नहीं है, इसमें ट्रेंड बनना चाहिए, लेकिन एक थारो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। नहीं वो सारी बातें ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि ये इस मुल्क में जो सिचुएशन पैदा हो रही है, इससे क्या लग, ये रोज बहस कर रहे हैं, इससे क्या लग रहा है कि मामला गड़बड़ भी हो सकते हैं, मेस भी हो सकता है और सीधी डायरेक्शन पे भी जा सकता है। हम किस तरफ जा रहे हैं? बजाय हम देखिए मुझे तो मीर साहब लग रहा है कि अभी मेस क्रिएट हो रहा है, बढ़ेगी चीजें और चीजें सख्ती की तरफ जा रही है। और जो अभी पिछले दिनों सरफराज शाह साहब का क्लिप भी चल रहा है कि डंडा चलेगा, तो मुझे तो लग रहा है ये चलने का और ये एक सफाई वाले मामला जा रहा है। और बाज लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अब जो बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो बड़े स्कैम है, स्कैंडल्स हैं, उन लोगों के खिलाफ भी कोई ना कोई इसकी कार्रवाई होगी और ऑपरेशन होगा या सफाया होगा। तो अगर वो चीजें, अगर ये इस तरह का गंद साफ होता है तो फिर अच्छी बात है। अगर लेकिन अभी आमर इलियास राणा साहब कह रहे थे, शायद उन्होंने कहा या किसी और ने कहा है कि साकिब निसार भी इसमें आता शामिल होता है। देखिए चीफ जस्टिस साकिब निसार हो या कोई और साबिक चीफ जस्टिस हो, अगर जिसने कोई गलत किया है तो मीर साहब उस सबको सामने आना चाहिए। लेकिन ये किसी एक फर्द या किसी एक सियासी जमात के लीडर की कायद की उसकी दिलजोई या उसकी खुश करने की खातिर नहीं होना चाहिए। एक असूली मुकदमा होना चाहिए, असूली पॉइंट होना चाहिए और असूली बुनियादों पर अक्रॉस द बोर्ड हो। जिसने जहां जहां गलत किया है तो वो चीजें सब हो। ये ना हो कि सिर्फ एक शख्सियात को, साकिब निसार किसी को पसंद नहीं है तो उस बुनियाद पर सिर्फ कार्रवाई ना हो। साकिब निसार साहब ने गलत किया तो सामने आना चाहिए, वो सब आना चाहिए। लेकिन कोई ना जो भी चीज हो एक असूली बुनियाद पे हो और एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ कि ऐसे ही होना चाहिए, चाहे वो साकिब निसार हो चाहे फैज हमीद हो, जो भी गिरफ्त में आए तो आए बेशक, ठीक अच्छी बात है। चीजों को हमें एक साफ करना चाहिए और वो एक ट्रेंड बन रहा है तो बनना चाहिए। लेकिन वो ये कि बस सिलेक्टिव ना हो, यानी जस्टिस जो है, सिलेक्टिव जस्टिस हमेशा, वो पूरी दुनिया में आप जानते हैं, आप बहुत ज्यादा जानते हैं मेरे से, कि गलत समझा जाता है। सिलेक्टिव ना हो, अक्रॉस द बोर्ड। ठीक बात, तो जो भी हो जिसके खिलाफ भी होना चाहिए। जी सकलैन इमाम साहब, आप क्या कहते हैं? दूर बैठ के क्या देखते हैं? वहाँ के लोगों की राय एक और तरह की भी है। आप कैसे महसूस करते हैं कि पाकिस्तान में सब कुछ हो रहा है, क्या नतीजा निकलेगा सारी सूरत हाल का? सजाद मीर साहब, जो आपने फरमाया था शुरू में ही, एक बड़ी अच्छी चीज़। वैसे मैं आपके काफ़ी सारे इन शुरका, यानी खाकवानी साहब, बरेलवी साहब और राणा साहब, इनकी बातों से मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ है कि सोच एक सामने आई है और ये अच्छी है। लेकिन आपने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि डिसिप्लिन होता है, लेकिन हम एक चीज़, हमें इसको साथ में ये रखना चाहिए, मिलिट्री डिसिप्लिन पाकिस्तान में जो है वो फौज का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो वो तय करता है। अगरचे हमारे यहाँ पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 मौजूद है, लेकिन हकीकत ये है कि जनरल अयूब के ज़माने से लेकर, यानी एक जनरल ग्रेसी थे जो हमारे पहले फ़ाल थे, उनसे पहले सर्वी थे, लेकिन जनरल ग्रेसी, अयूब खान, उसके बाद याया खान और फिर उसके बाद गुल हसन, टिक्का, जनरल टिक्का और फिर आप ज़ियाउल हक, और ये मैं काफ़ी सारे नाम ले सकता हूँ। ये सब हर एक के दौर में
जो मिलिट्री डिसिप्लिन है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की इताअत और उसकी ताबेदारी या उसका ठीक डिसिप्लिन ठीक होता है। ठीक तो ठीक। ये बदलता रहा है। तो अब भी हम देखेंगे तो जो मौजूदा जो डिसिप्लिन है वो जनरल आसिम मुनीर का है। ये जरूरी नहीं कि ये जनरल बाजवा वाला हो या ये जनरल गुल हसन वाला हो या जनरल राहिल शरीफ वाला हो। यहाँ पे लेफ्टिनेंट जनरल के कोर्ट मार्शल्स हुए हैं। आपको याद होगा जावेद एक साहब थे, लेफ्टिनेंट जनरल जावेद, उनको ठीक है। रिटायर भी किया गया था और 14 साल सजा भी दी गई थी, जिस सजा को आसिम मुनीर साहब ने खत्म करके रिहा कर दिया उन्हें। और फिर एक ब्रिगेडियर साहब थे, उनको सजाए मौत भी दी गई थी कोर्ट मार्शल के बाद। अब लेकिन जाहिर है सजाए मौत उन पर अमल दरामद हो गया और उस पर उसको वापस नहीं किया जा सकता। इसी तरह उससे पहले के भी वाकयात थे। ब्रिगेडियर क्या मेजर जनरल अब्बासी थे, ठीक है। ठीक है। और सबसे पहले अगर हम पीछे चले जाएं तो एक रावलपिंडी साजिश केस था, ठीक है, 1951 का। ये मिस्र में मुख्तसर टच करूंगा, ज्यादा ठीक नहीं है। तफसील में ठीक है। जाऊंगा। वो किसी कानून के तहत मुकदमा ही नहीं चला, उसके लिए एक नया कानून बनाया गया। यानी इसका मतलब ये हुआ, जो मैं अर्ज करना चाह रहा हूं, कि हर फौजी रजीम या हर फौजी सरबराह अपने हालात और रिक्वायरमेंट के मुताबिक कानून या आर्मी एक्ट को इस्तेमाल करता है और सिलेक्टिव एप्लीकेशन होती है। तो आज भी अगर हम देखें, मतलब मुझे बहुत सारी बातें सुनने में आ रही हैं कि 9 मई से ताल्लुक भी है और 2018 के इलेक्शन से भी ताल्लुक है। ये होगा, मुमकिन हो, लेकिन जो मुकदमा बना है वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई दरखास्त के बाद जो सुप्रीम कोर्ट का एक हुक्म है, उसके नतीजे में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक इंक्वायरी की और इंक्वायरी के बाद उन्होंने फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का फैसला किया फौज ने। तो इसमें मुझे नहीं समझ में आ रहा कि 9 मई कहाँ से आ गया, या 2018 का इलेक्शन कहाँ से आ गया, या फैजाबाद का धरना कहाँ से आ गया। ये हम एक अफसानवी कहानियां बना रहे हैं, यानी लिंक्स पे लिंक्स। ये वही है कि जो बाज़ औक़ात कुछ वो महल्ले की या गांव की दो औरतें बैठ जाती हैं तो वो गल्ला चो गल्ला करना शुरू हो जाती है, बात से बात निकालना। हकीकत में ये है कि ये मुकदमा टॉप सिटी के मालिक मुइज़ खान की दरखास्त दी गई सुप्रीम कोर्ट ने, और उसने वो 184/3 यानी जो आइन की जो शिक है उसके तहत उससे मुकदमा किया था, दरखास्त दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी दरखास्त को डिसमिस कर दिया कि ये 184/3 के तहत नहीं आती है। तुम जाओ, जो भी इसके हैं मुताल्लिका इदारे, उनसे उनके पास जाओ। उस दरखास्त पर ये जो ऑब्जर्वेशन है, हालांकि वो डिसमिस हो गई है, कोई सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं दिया कि हाँ ये तुम्हारा 184/3 का बनता है। उन्होंने इसको डिसमिस किया और सिर्फ ये एक हिदायत जारी की, भाई वहाँ जो मुतालिका महकमे उनके पास जाओ। वो मुतालिका महकमों के पास आया और मुतालिका महकमों ने एक इंक्वायरी की और उस इंक्वायरी के नतीजे में और गिरफ्तारियां हुई हैं और ये अब ये बात बड़ी प्लेन और सिंपल है। हालांकि मेरी अपनी कोशिश मैंने की, जब मुझे पता चला कि आज इस मौजू पे आपसे ये गुफ्तगू होनी है, मैंने सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जाके उसकी दरखास्त को ढूंढने की कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन लगाकर जब उसकी दरखास्त को डिसमिस किया तो एक रूलिंग होती है। रूलिंग सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर शाया होते हैं, पब्लिश होते हैं। मुझे वो दरखास्त नजर नहीं आई है, तो मुझे इसमें काफी कुछ अटकल यानी पेचीदगियां से नजर आ रही है। अगरचे कहा यही किया गया सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक हम ये कर रहे हैं, लेकिन हाँ, तो मुझे कोई हुक्म नजर नहीं आया है। हाँ, और अगर हुक्म के मुताबिक चलना है तो भाई बहुत मशहूर फैसला अजहर खान का सामने मौजूद है हमारे, ठीक ठीक। जिसमें उन्होंने फैसला दिया 2012 में, आज तक उस पर अमल दरामद नहीं हुआ है। तो ये एक सिलेक्टिव एप्लीकेशन, जो अभी आपके एक जो पैनल में जो मेरे साथ शामिल हैं उन्होंने इशारा किया था, सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में सारा सिलेक्टिव बन जाएगा, क्योंकि इसको अगर आप एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हैं कि इसको 9 मई से भी मिला देंगे, इसको फलां से भी मिला देंगे, इसको यानी पैदाइश के जमाने के भी हालात से मिला देंगे और मौत के तो वो लगता ये है कि फिर एक खास मकसद हासिल करने के लिए किया जाए जो इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं करेगा। ठीक बात है। और फिर ये कि इसमें जब अगर रिटायरमेंट के बाद मुकदमा बनाया गया, करप्शन का है, तो नैब भी कोई भेज सकते थे, आप वहां भी चल सकते हैं। वो असल में होता ये है कि फौजी मुकदमा वो फौज में पकड़े गए हैं, वो उनके कजन या रिश्तेदार आ रहे हैं। जी,
वो फौजी मुकदमा फौजी में चलाना चाहते हैं, बहुत नाजुक मामला होते हैं, हसास मामला होते हैं, अफगानिस्तान के बॉर्डर के मामला भी होंगे, कुछ सियासी मामला भी होंगे, एजेंसी ने दखल दिया सज्जाद होगा। साहब जी जी होते हैं, जी। तो अभी तक चार्जेस में ये बात नहीं है। अभी तक जो चार्जेस हैं वो टॉप सिटी केस है। अभी तक ना अफगानिस्तान का जिक्र है, ना इंडिया का जिक्र है, ना तालिबान वो का जिक्र है, उसमें ना जो अमेरिका का जिक्र है, किसी का कोई जिक्र नहीं है। ISPR के जो स्पोक्स पर्सन ने कहा उसमें ये इसको रेफर किया है, लेकिन चार्जेस का जिक्र नहीं। आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल। एक वक्फा कहीं लेते हैं। नहीं है। हाँ जी। ये सारे जो गुफ्तगू हो रही है पाकिस्तान के मीडिया पर, ये वो हमारे वो सहाफी हैं जो एको चेम्बर चलाते हैं कि एक बात को इतना फैला दो कि लोग उसी को सच समझना शुरू कर दें। ठीक बात। तो हमारे बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो जिनका हकीकत से कानून से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हम अपने 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 एको चेम्बर्स, यानी इतने बार बोला जाए मीडिया पे, इतनी बार उसकी गुफ्तगू की जाए कि लोग समझे कि ये मुकदमा बस पता नहीं किस किस में आ जाएगा, इसमें फलां को फांसी हो जाएगी। हालांकि इस करप्शन केस में किसी को फांसी नहीं दी जा सकती। ठीक बात जी। हम एक वक्फा लेते हैं नाज़रीन कराम, और उस पर बात को आगे जाते हैं। हमारा मकसद ये नहीं है किसी के खिलाफ बोलना, किसी के हक में बोलना। ये सियासी जमातों की भी लड़ाई नहीं है कि PTI का ये पॉइंट है, मुस्लिम लीग का ये पॉइंट है, वो है। हम उससे हम बचना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं फ़ौज अगर खुद एहतसाबी कर रही है, इस मरहले पे पहुंची तो क्यों पहुंची है। वैसे मैं तो ये भी कहता हूं कि 9 मई का वाक़या जो है, उसकी अगर कोई कुछ कार्रवाई करनी थी तो जून से पहले पहले हो जानी चाहिए थी। हुई नहीं इंग्लैंड में, वो लोगों ने बाहर निकले हैं, अदालतें लग गई, फैसले हो गए। ये क्यों हम देर करते हैं इन चीज़ों के मामले में। यही नहीं कि इन मामलों को हम लटकाते रहते हैं, जब बिल्कुल पानी सर से गुजरने लगता है तो हम फिर बोलते हैं और आगे बढ़ते हैं और मसाइल पैदा करते हैं अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। नाज़रीन कराम, असल में बात वही कह रहे हैं कि मैस भी क्रिएट हो रहा है और कुछ लोग समझते हैं डायरेक्शन शायद ठीक हो रही है। मुझे नहीं पता डायरेक्शन ठीक हो रही है, मैस तो क्रिएट हो रहा है। ये सबसे बड़ी बात ये है, इस वक्त साफ नज़र आ रहा है। लेकिन जो बात हम कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान की इस सूरत हाल में, जबकि अदलिया पर भी एतराज़ हो रहा है, बानी PTI ने एतराज़ किया कि जी चीफ जस्टिस ने नमाज दी है, उसके बारे में हमारे खिलाफ केस बना दिया गया। ये कौन होते हैं चीफ जस्टिस के नमाज पे केस बना देने वाले? पुराने चीफ जस्टिस भी नमाज देते रहे। अगर इस तरह की बातें करें तो पाकिस्तान की तारीख बड़ी हुई है निशान, और वो नमाज छपते रहे और वो नमाज आज भी हिस्सा बन गए हैं रिकॉर्ड का। मैं अब उनको दोहराना नहीं चाहता, यानी कि लोगों की पगड़ियाँ उछलती रही हैं और हम तमाशा देखते रहे। तो ये सारी बातें कोई हमें एज ए नेशन सोचना चाहिए कि किस अब पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, लेकिन वहाँ स्टैंड लिया चलिए किसी ने। खातून के लिबास के बारे में बात हुई है, ख्वातीन ही बोली है कि कौन होते हो तुम बोलने वाले भाई। तो ये सारी बातें हैं जिस पे हमें देखना चाहिए कि हमारे अदारे डिसेंसी के साथ लिमिट के अंदर रहकर किस तरह आगे बढ़ सकते हैं और किस तरह आगे चल सकते हैं। हमें वो बातें नहीं करनी जो हमारे दुश्मनों को सूट करे। ये नहीं है कि हमारी सारी उन मुल्कों में जो कुछ होता है वो अगर हम बयान करना शुरू कर दें तो क्या हम क्या गेन करेंगे। बहरहाल आमर इलियास राना साहब कि इस सारे नक्शे के बाद आपने देखा ये बात बहुत ही फैली थी और बहुत आगे चली गई है। मैं चाहता हूँ कि इसको कंसोलिडेट करें, देखें कि हम कहाँ फंसे हुए हैं, निकलने का रास्ता क्या। मैस तो क्रिएट हो गया है और चारा भी कोई नहीं इसके अलावा। कोई नहीं ऐसी बात, मतलब ना सब कुछ चलता है जी हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ मैं तो कहता होता हूँ कि अंग्रेजी दा दी ते पंजाबी दा दा जिथे लगता है उत्थे ला। तो ये है मार्शल लॉ और ये है हमारा कानून आइन। यहाँ जब आपने किसी को सजा देनी है और कानून आपका साथ नहीं देता तो आप ब्लैक लॉ डिक्शनरी निकाल के पन्नामा से अकामा निकालते हैं। ये हमारी सुप्रीम कोर्ट, ये टोटल हमारे फैसले हैं कि हम कहाँ जाके खड़े हो जाते हैं, हमारी औकात क्या है। और हम सब की औकात रोजाना की बुनियाद पे सामने आती है। क्या एक कोर्स की सूरत में नहीं गाया गया कि नवाज शरीफ के पास शुगर मिल में इंडियन जासूस आए बैठे हुए हैं, नहीं गिलवाया गया। उन पेड एंकर्स के साथ एक कोर्स करवाया गया जिनको अब शायद लिस्टें आ जाएं, अगर अल्लाह करे कि वो आ जाएं, ताकि पेड लोगों का पता भी तो चले ना कि कोर्स किस सूरत में, किन किन हॉस्पिटल्स में शेयर की सूरत में, किस कारोबार में हिस्सा डलवाया गया, क्या धंधे दिए गए, कौन सी गाड़ियां दी गई, गार्ड्स दिए गए। तो पहले तो मीडिया से ही हिसाब शुरू होना चाहिए ना, कि जब भी जिसने भी कोई फायदा दिया तो पता चल जाएगा सबको, तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी ताकि ये कहानियां खत्म हो। जी मुजाहिर बेलवी साहब, कुछ अब मेरी मदद कीजिए, बजाय इसके मुझे मसला में फंसाने के कोई रास्ता दिखाइए, क्या करना है हमने।
मेरा ना एक सकलैन हमारे में जो मुझे लगा कि जो हम लोग पाकिस्तान में बैठे हैं रिश्तेदार जो हमारे लंदन में बैठे हुए हैं दोस्त सकलैन और मेरी बड़ी बहुत बाखबर और बड़े अच्छे पहलुओं से वो निकाला और इस केस के हवाले से उन्होंने ये कहा कि जो टॉप जिसके तहत इन्हें पकड़ा गया है उसमें वाज़ेह है कि एक करप्शन का केस है और ये अच्छी बात है कि इस करप्शन का केस अब पकड़ा गया। हालांकि गालिबन 2018 में शायद इन्होंने किया था, फिर 2023 तक गया और फैज हमीद को, और ये इस लेवल पे अगर इस तरह बाकी लोग मुलविस थे और मशहूर भी है कि जी पता नहीं उन्होंने 100 प्लॉट मुफ्त मांगे थे और किस तरह कर रहे थे और जिस तरह गुफ्तगू फरमाते थे। और बदकिस्मती पाकिस्तान में हर ISI का सरबरा वो तो ये तो भुट्टो साहब ने विंग बनाया था पॉलिटिकल, उसका काम ही नहीं होता था कि ISI जो है और वो इदारा जो है सियासी मामला में बोले वो करते करते यहाँ आ गया। फिर देखिए ना वो बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट खत्म हुई तो उन्होंने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जी वो मेजर आमिर और ब्रिगेडियर बिल्ला ने मेरी गवर्नमेंट खत्म की है। अब ये तो ब्रिगेडियर और मेजर ने गवर्नमेंट खत्म कर दी, बेनजीर भुट्टो की बकायदा नाम लिया। तो साजिश की है, अच्छी बात ये खत्म नहीं हुई थी, साजिश की थी उन्होंने। वो ये कहा था कि इन्होंने साजिश की है। मैं तो मीसा मौजूद था बिलाल हाउस में। हाँ। उस वक्त जब ये आई थी वहां से साजिश खत्म ही करने में दो के नाम सिंगल आउट करके लिखा था। हाँ, कहा था ठीक है और बाकायदा नाम लिख के ये कहा था। अब आप गड़े मुद्दे और फौज ने एक्शन ले लिया था दोनों के खिलाफ। नहीं और फिर और बाद में नवाज शरीफ साहब ने दोनों हजरात को अपने मुलाजिम रख लिया था। हाँ ये बात भी ठीक है, ये भी ठीक है, यानी मेजर आमिर और ब्रिगेडियर बिल्ला को, ये भी है। खैर मियां साहब का तो दूसरा मामला है, वो तो आपको पता है उन्होंने तो ओसामा बिन लादेन से भी $1 करोड़ लिए थे। बेनजीर भुट्टो ने अपनी किताब में लिखा है कि मेरी ओसामा बिन लादेन जो है वो अमेरिका का भी लाडला था भाई। हाँ तो इसीलिए लिए होंगे ना शायद। छोड़े। और मैं पूछता हूँ, वो कहते हैं ये पाकिस्तान चौक है ना आपके कराची में, यही रहता था। मौलाना समीउल हक से पूछा, पेशावर की जगह बताते थे, जवान यहाँ रहता था। और पाकिस्तान में हर जगह वो रहता रहा है, हमारा चहेता था, लाडला था, हम उसको बहुत अप्रिशिएट करते थे। अमेरिका ने हमें दिया हुआ था, बाद में कुछ हुआ तो वो दूसरी बात है, अब क्या कह सकते हैं। ऐसे तो नहीं करे ना ओसामा बिन लादेन गाली बना दे। गुफ्तगू हो रही है, पहले सियासतदानों की पगड़ियां या उनके करप्शन के केसेस आते थे, अब रिटायर्ड हो। बल्कि मुझे तो लगता है कि जो IG वगैरह वो बड़ी इंटरेस्टिंग आपने जिसमें जिक्र किया कि वो चाय का कप पी रहे हैं और देख रहे हैं कि मैं जो है गिरफ्तार हूँ, यानी वो दूसरे साथ भी रहा हो गए। अब तो जेली अगर मुखबिर बन जाए तो अब आप अंदाजा लगाएं कितना खतरनाक रुझान है और कितना बने हैं। वो नेटवर्क वो बहुत भला आदमी है, मैं उनको जाती तौर पे जानता हूँ। हमारे सरफराज शाह साहब के पास वो रेगुलर आते भी हैं और मैं मेरी उनसे बहुत ही कम गो और बड़े भले से आदमी है। मैं हैरान हुआ, पता चला कि वो चाय पी रहे थे और अपनी खबर देख रहे टीवी पर के गिरफ्तार कर ली। ठीक है, मैं आता हूँ दोबारा आपकी तरफ। आमिर लिहाज राना साहब से हमारा राब्ता हो गया दोबारा, उनसे वो बात उनकी मुकम्मल नहीं हुई थी, मैं चाहता हूँ कि वो मुकम्मल कर ले बात अपनी। जी बिल्कुल, उस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा था कि किस तरीके से लोगों को एक किस्म का यहाँ पे ब्राइब करके काम किया जाता है। लेकिन इशू ये है कि जब अब एक सिलसिला शुरू हो गया है तो इसको खुशाइन करार दिया जाना चाहिए कि चलें ये जहां तक भी जाएगा अब इससे आगे बढ़ेगा काम, इससे नीचे नहीं जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है, इदारा एहतसाब कर रहा है अपने लोगों का, और उसके साथ जो कनेक्शन में आएंगे जो इदारे के सिस्टम को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे क्या इससे वो अगर पकड़े जाते हैं या नहीं पकड़े जाते हैं। लेकिन एक सवाल मेरा बिल्कुल DG ISPR से है कि हुजूर, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप हमें प्रेस रिलीजों और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मत उलझाएं। अब आप फैसले कराइए, चाहे वो कोर्ट मार्शल में हो या आम सिविल अदालतों में हो। ना हमारी सुप्रीम कोर्ट को लटकाना चाहिए, जो केस अब छुट्टियों के फौरन बाद लगाए फौजी अदालतों का बहुत हो चुकी है हमारे साथ। चाहे वो सियासी वर्कर ठीक पकड़े गए हैं या गलत पकड़े गए हैं, लेकिन कानून के मुताबिक उनकी सजाओं का फैसला होना चाहिए, उनकी अनाउंसमेंट होनी चाहिए, बरी होने की भी और सजा की भी। अब ये जैसे फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल हो रहा है तो इसको भी लामुतनाही सिलसिले में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपने एक एविडेंस लिया है, आपने उसके साथ कोलैबोरेटर पकड़ लिए हैं, तो आप ला दें। आप हमें फॉर्मेशन कमांडर और कोर कमांडर की प्रेस रिलीजों की तरह ना कीजिएगा कि 9 मई के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं, प्लानर्स के भी हैं, तो भाई वो फौजी अदालतों में हैं तो वहां से सजाओं का क्लियर कराएं। सुप्रीम कोर्ट में खुद GHQ अपनी वजारत दिफा के जरिए चला जाए कि जनाब आप फैसले करें, आप लटकाते हैं क्यों हैं। हमारी सुप्रीम कोर्ट को क्यों शौक है कि 30 जून के बाद से अब तक नैब का फैसला इन्होंने नहीं दिया। जैसे ऑरेंज ट्रेन उस वक्त रोकनी थी
शहबाज शरीफ के मंसूबे का उसका फायदा ना हो। उसका तो एक फैसला साल रिजर्व स्टे रखा, और रिजर्व 9 रखा महीने 8-9 महीने। और 9 महीने फिर फैसला महफूज नहीं, हाँ। पहले 1 साल स्टे दिए रखा और जब वो काम कंप्लीट हो 22 गया तो महीने 9 डिले महीने किया। फैसला महफूज रखा। कितना कौमी खजाने को वो नुकसान क्या होगा कोई जानता ही नहीं वो है। जज साहिबान ने पैसे तो नहीं ना, वो जज साहिबान ने तो नहीं ना पैसे दिए, वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने दिए, जो पाकिस्तान के आम आदमी के पैसे थे, जो लेट होने के एस्केलेशन चार्जेस बने या जो चीज भी बनी। तो हमारी सुप्रीम कोर्ट चाहे किसी की भी सरबराही में काम कर रही हो, हुजूर 27 लाख अगर मुकदमे हैं तो नीचे से टॉप पे आप इसी वजह से हैं। तो आप अपने अपने मामलात, वो कहते हैं ना अपनी चारपाई के नीचे डंडा फेरें, मंजी थल्ले डांग फेरो, तो फिर फेरो। फिर ये नहीं होना चाहिए कि जनाब इस पे डाल उस पे डाल। तो हर ठीक, इदारे ठीक। को अपने अपने फराइज बर वक्त अदा करने चाहिए। और दुरुस्त तौर पार्लियामेंट पर। को अगर कानून साजी करनी है तो वो करें, रोके नहीं, ताकि फैसले हों और किसी नतीजे पे हम पहुंचे। ठीक इस बात। पाकिस्तान के आम आदमी के लिए भी कोई बात हो सके। इस मीडिया पे कोई होती है बात आम आदमी की? ठीक बात, ठीक बात। जी नाज़रीन किराम, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं। बात को वहीं से शुरू करते हैं जहां ख़त्म की थी। जी आमर खाकवानी साहब, आप क्या कहते हैं? 2 आमर हैं हमारे साथ। मैं तो जी राणा साहब की बात सुन के बड़ा अजहद खुश हुआ हूँ। इन्होंने अभी जब उनकी लाइन कटने से पहले ये फरमा रहे थे, उन्होंने कहा था कुछ लिस्टें सुने आ रही है मीडिया की लोगों की। तो बिल्कुल इन्होंने कहा कि मीडिया के साथ पहले होना कुछ चाहिए कुछ जबरदस्त कुछ लिस्टें हमायत किसी करूंगा। किसी ये यूट्यूब चैनल पे किसी एक हमारी एंकर ने, नाम भी मुझे याद है, बताऊंगा नहीं, मैं कहूंगा नहीं, मतलब ये कहूंगा, दी हैं। बहरहाल ये किसी 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 ने यानी कि हमारे एक बहुत बड़े बिजनेसमैन ने दी है कि किन किन एंकर्स ने उनसे फायदे उठाए हैं। लिस्टें आनी चाहिए, मीडिया के उन लोगों को बेनकाब होना चाहिए जो मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ हुकूमतों की तरफ से जो मुख्तलिफ अदारों के लिए काम करते रहे, चाहे वो एंकर हों, चाहे कॉलमिस्ट हों, चाहे रिपोर्टर हों, अखबार नवीस हों, मीडिया का साथ साथ पहले होना चाहिए। मीडिया सबसे बढ़ चढ़ के सबसे बातें करता है। तो मैं खुद भी एक मीडिया पर्सन हूँ, 28 साल मेरी जिंदगी का आधे से ज्यादा हिस्सा जो है किसी मीडिया में ही गुजरा है। तो हम तो ये भरपूर मुतालबा करेंगे, यकीनन होना चाहिए, सबका होना चाहिए, खुल के बात होनी चाहिए बड़े जोरदार तरीके से। ये बिल्कुल ठीक बात है। बाकी ये बात भी ठीक है कि अदालतों को भी अपने फैसले करने चाहिए और अदालतों को स्टे वाली बात भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन मेरे साहब हमारी हिस्ट्री में भी अजीब अजीब वाकयात है ना। मतलब ये भी तो है ना कि शहबाज शरीफ साहब ने एक 5 साल पूरी हुकूमत एक स्टे पे गुजार दी थी। तो भाई हुकूमत आपको पता ही है ना, मेरे ख्याल 2008 से 13 तक। लेकिन वैसे इत्तेफाक से आज तक कोई बंदा ये स्टे सामने नहीं ला सका। माजी की जो गलतियां हैं वो भी अगर है तो ठीक होनी चाहिए, और अब है तो बिल्कुल ठीक बात है। और मिलिट्री कोर्ट्स के वाले से भी बिल्कुल इसमें डिले, गैर जरूरी डिले हो रहा है। जो लोग फंसे हुए हैं गैर उनके मुकदमात को सजाए, अगर वो जितने बरी होना है, अगर वो उसमें मिलिट्री ट्रायल में अगर वहाँ ट्रायल होता है और वहाँ पे बरी होते हैं तो वो बेचारों के कई महीने उनकी खां पर कैद में गुजरे। तो ये काम बिल्कुल ठीक होना चाहिए। ये ऐसी बात है जिसको कोई भी इसको यानी ये नहीं कह सकता कि ये मुतालबा की माकूल नहीं है, बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। मैं तो समझता हूँ मिर्जा साहब उनके जो साबिक जो हमारे जो DGI रहे हैं, चाहे जनरल रिजवान हो, चाहे शुजा पाशा हो, या जनरल जहीर इस्लाम हो, उनको भी ये दायरे में आना चाहिए। मतलब जनरल 2014 के धरने का इल्जाम लगता है जनरल जहीर इस्लाम पे, तो उनको क्यों नहीं आना चाहिए गिरफ्त में? अगर शुजा पाशा साहब ने अगर अपने दौर में किसी तहरीक इंसाफ या किसी और पार्टी के लिए काम किया है, अपने जो भी सख्त में साफ होना चाहिए, एकरार से बोल्ड करे और सबको ले आए, कोई मुकद्दस यहाँ पे गाय नहीं होनी चाहिए। ठीक बात। हमें तो ये बात करनी चाहिए ना। जनरल जहीर इस्लाम का तो कहते हैं टेप सुना दिया था जनरल रईस शरीफ को नवाज शरीफ ने। सबूत मौजूद है, तो सबूत मौजूद है, तो उनको भी कोर्ट मार्शल होना चाहिए। ठीक बात है। उनको जिसका भी हो वो कुछ सजा देते हैं, बदल देते हैं, जैसे महकमों में होता है। जी सकलैन इमाम साहब, आप क्या कहेंगे? सारी गुफ्तगू हमारी पाकिस्तान में बैठ कर तुम इस तरह की बातें करते हैं, आप क्या कहते हैं? दूर बैठे कैसे देखते हैं इस सूरत हाल को? जी आपने बातें बहुत बैलेंस की हैं पहले भी। मैं गुफ्तगू बहुत अच्छी है, आप लोग बहुत अच्छी बातें और इशारे भी कर रहे हैं जो सब का एहतसाब होना चाहिए। और मेरा ख्याल पाकिस्तान की सारी सियासत इस वक्त जो चलती रही है गुज़िश्ता 5-6 सालों से, बल्कि उसूली तौर पे ये 21वीं सदी में करप्शन हर सियासत का और हर सियासी जमात का और हर मुल्क का एक बड़ा अहम मौजू रहा है, जिसको कभी वाकई करप्शन के खिलाफ लड़ने के लिए इस मौजू को इस्तेमाल किया गया और कभी सिर्फ कुछ लोगों को फिक्स करने के लिए इस्तेमाल किया गया, जिसकी बातें आप लोगों ने अभी की भी हैं। एहतसाब की बात तो वली खान ने भी जेल से छूटते ही कही थी कि जिसको इस तरह तर्जमा किया गया कि पहले एहतसाब फिर इंतखाब। जी बिल्कुल, उनके लफ्ज जो भी थे, लेकिन ये तर्जमा किया गया और जट से निकला कि ज़ियाउल हक अल्फाज बिल्कुल यही थे, बिल्कुल यही थे। और उसका फायदा जनरल ज़ियाउल हक को हुआ था कि जिन्होंने इंतखाबात मौखर कर दिए, और फिर वो जितने अरसे बाद आपके सामने की बात है कि 90 दिन का वादा
फिर वो वादा क्या वफा हुआ। लेकिन मैं सर जो इस वक्त बहुत ज्यादा डिप्रेस अगर होके बात करूंगा इस वक्त, कि क्या ये मौजू है इस वक्त। ठीक कह रहे हैं आप। बदतरीन किस्म की पाकिस्तान इस वक्त मालियाती हालत में है। और आज ही मैं उनके ट्वीट आए हैं डॉक्टर आतिफ मियाँ के, जो एक बहुत ही बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट है, एक इकोनॉमिस्ट है, एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, जिनकी किताब को IMF ने रिकमेंड किया हुआ है, जिन्होंने अमेरिका के बहुत बड़े जो मालियाती बहरान आया था 2007 में लेमन ब्रदर्स के बाद, जो मॉर्गेज का बहुत बड़ा क्राइसिस है, उस पर उनकी पूरे रिसर्च है जिसको ओन किया गया वहां पे। बानी पीटीआई उन्हीं को शायद लाना चाह रहे थे, लेकिन कुछ मसाइल वो मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। वो आपको मालूम है कि पाकिस्तान में एक दूसरा मसला भी है कि उनका ताल्लुक था एक ऐसी अकलियत से जिनको पाकिस्तान में कबूल करने के तैयार नहीं थे। लेकिन मैं उनकी जो इकोनॉमिस्ट की जो हैसियत है वो बिल्कुल क्लियर है, उसमें किसी को कोई शक नहीं है। तो उन्होंने एक बड़ी और मुझे जो उनकी बहुत अच्छी बात लगती है, वो अपनी हर बात के साथ ग्राफ, सबूत, एविडेंस देते हैं। वो सिर्फ स्टेटमेंट नहीं देते हैं। ये बहुत कम लोगों में क्वालिटीज होती हैं, लेकिन अच्छे इकोनॉमिस्ट यही करते हैं हमेशा। उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान अपनी तारीख के बदतरीन फाइनेंशियल क्राइसिस से इस वक्त गुजर रहा है। और उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 2 साल यानी 2023 और 2024 जो है पाकिस्तान के बदतरीन साल हैं, क्योंकि इसमें हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट है और लोएस्ट ग्रोथ है। ठीक है, ग्रोथ रेट जो है। तो इस हालत में हम मसाइल, जबकि उन्होंने ये निशानदेही की है कि इतने बड़े बहरान के बाद आप एक ऐसे ट्रैप में, यानी जिसको कहते हैं पॉवर्टी के ट्रैप में फंस चुके हैं, कि जिससे बाहर निकलना अब छोटे मोटे इक़दामात के जरिए मुमकिन नहीं है। ठीक है, ठीक है। फोकस पूरी रियासत का होना चाहिए कि इस मुल्क के इकोनॉमिक पॉलिसीज, फाइनेंशियल पॉलिसीज में रेडिकल चेंजेस लाके इसको बाहर निकाला जाए, वरना ये और बुरे हालात होंगे। तो जो मुझे सारा खतरा जो नजर आ रहा है, मैं सिर्फ 30-40 सेकंड लूंगा, मुझे जो सारा खतरा नजर आ रहा है, जब इतना बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस खड़ा हो रहा है, तो लोग खड़े होंगे, सड़कों पे निकलेंगे, और उनको कुचलने के इंतजाम पहले से किए जा रहे हैं कि फौज बहुत जबर के साथ उनको रोकेगी, और जो मुहारिब होगा या जो फितना फैलाएगा उसको कुचल दिया जाएगा। तो ये हमने देखा है कि जब ऐसी रियासतें नाकामी की तरफ बढ़ती हैं, इक़्तिसादी बहरान। नाज़रीन किराम, अब हम कोशिश करेंगे कि बात को कंक्लूड करें। वक्त भी कम है हमारे पास, लेकिन बहस बहुत लंबी है। मुख्तसर तौर पर कैसे हल कर सकते हैं? आमिर रियाज राना साहब, आपको भी जल्दी है जाने की, मुझे मालूम है, तो क्या आप मुख्तसर तौर पर हमें क्या मशवरा देंगे, क्या किया जाए, हम क्या कर सकते हैं? माशी सरगर्मियों के ऊपर अभी सकलैन इमाम साहब ने बड़ी ठीक बात की कि असल इशू क्या होना चाहिए और हमारी डिबेट क्या हो रही है। तो मैंने जो स्टार्ट में बात की थी वो ये की थी कि हम आवाम को कब डिस्कस करेंगे। हमारे यहाँ जिनका इशू है वो कहीं जिक्र में ही नहीं है, फिक्र में ही नहीं है। ये असल इशू है कि जमात इस्लामी ने बिल्कुल आवाम की नब्ज पे हाथ रखते हुए बिजली के बिलों पे एक ऐसी बात की जिसके नतीजे में प्राइम मिनिस्टर को एक तो 200 यूनिट तक वालों को 3 महीने का रिलीफ देना पड़ा, और पंजाब गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया कि वो अपने जो भी सेक्टर से कट करेगी 14 रुपए यूनिट तक का रिलीफ दिया। अब प्रेशर आ रहा है बाकी सूबाई हुकूमतों पे और अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ पे कि जनाब जो मंसूबे हैं, मैं सिर्फ बिजली की बात इसलिए कर रहा हूँ कि सबसे पहला आजकल इशू यही है कि बिल नहीं दिए जा रहे और इसके बगैर गुजारा भी नहीं है। फिर हैं वो चीजें, जो इकदामात जो सियासी तौर पे आपको और हमें ठीक कर सकते हैं, और वो है बातचीत। अब बातचीत का मसला ये है कि खान साहब सिर्फ फौज से बात करना चाहते हैं, वो किसी और से करना नहीं चाहते, और वो प्रेशर भी वहीं डालते हैं, मिन्नत अल्लाह भी वहीं करते हैं, और वहां से जवाब नहीं आ रहा, बल्कि अब सख्त इकदामात मजीद शुरू हो चुके हुए हैं। तो बहरहाल चूंकि बड़ा अब कोई है नहीं हमारे यहाँ, हमने बड़ा किसी को रहने नहीं दिया। ठीक बात है, कोई इदारा नहीं बचा के किसी से हम बात करें। हम वही बात है कि अब फिर मुआवजे के तो इंतजार में इंसान रहता है ना, कि अल्लाह से बंदा दुआ करता है, बड़ा बनाते हैं वो भाग जाता है। नहीं, बड़े को हम बड़ा रहने नहीं देते। इशू ये है कि हमने कसम खाई है कि इस मुल्क में किसी की इज्जत रहने नहीं देनी। ठीक जी, मुजाहिद बेली साहब, आप क्या कहेंगे? लास्ट वर्ड्स आपके क्या होंगे जी? ये तो बेहाल सकलैन ने ये तो दुरुस्त कहा कि बहुत बड़ा माली या माशी बहरान है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता कि हसीना वाजिद के पास भी $40 बिलियन के जो थे वो थे ज़खायर के दौर से मुआदला के,
और उनकी ग्रोथ जो है इंडिया से भी बेहतर थी, लेकिन जो आमराना हरकत उन्होंने हथकंडे इस्तेमाल किए, जिस तरह मुखालिफिन को फांसी दी, तो आपने देखा कि तमाम ही शामिल हो गए थे उनके मुखालिफ। और सूरत हाल मैं एक बार फिर तवज्जो दिलाऊंगा शक़ायन इमाम की, बलूचिस्तान की सूरत हाल में अब तमाम पार्टियां, चाहे नेशनल पार्टी हो चाहे JUI हो, तमाम हो, वो एक ही रुख पर जा रही हैं। इस पर भी जरा तवज्जो देने की जरूरत है। ये बहुत खतरनाक रुझान है, जो सिपेक जो हमारे लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है, उस पर भी आइंदा तवज्जो देंगे साहब। ठीक बात, बहुत बहुत अच्छी बात कही आप। आमर खाकवानी साहब। ये देखें, मईशत की तो ज़ाहिर है कोई और बात नहीं है, सबने ये बात की है। सियासी हालात को ठीक करने की वजह से बात राना साहब ने की, मुज़ाकरात की। मैं ये समझता हूँ कि मुज़ाकरात तो फिर तो होते हैं नहीं होते आगे, लेकिन अगर सियासी हुकूमत जो हमारी सिविल हुकूमत है अगर बाख्तियार है तो कुछ कम अज कम PTI के लोगों को, तहरीक इंसाफ के लोगों को, खासतौर पर जो खवातीन उनकी अभी भी जेलों में पड़ी हैं, जहाँ जहाँ किसी की जमानत होती है, एटलीस्ट कम अज कम जमानत होने पर तो रिहा हो जाने देने, उनको रुकावटें न डालें, ताकि मुज़ाकरात के लिए देखें। सबसे पहले हम बार बार आपके प्रोग्राम में ये बात करता हूँ, मुज़ाकरात के लिए पहले थोड़ा सा माहौल भी खुशगवार बनाए जाते हैं ना। सबको जेलों में डाल के तो मुज़ाकरात नहीं होते। हाल यहाँ भी ये है कि अगर अदालत में किसी की जमानत होती है तो फौरी तौर पे एक और नया मुकदमा उसके फौरन बाद में कायम होकर गिरफ्तार कर लिया जाता है, और वो साल पुराने मुकदमा होते हैं, साल पुराने मुकदमे में उसमें डाल दी जाते हैं कि ये भी उसमें 9 मई में इन्वॉल्व थे। तो ये चीजें तो कम से कम खुशगवार मामला, माहौल को टेंशन तो कम करे ना, फिर मुज़ाकरात की टेंशन कम करने की कोशिश करें। जी इस्तिक़लाल इमाम साहब, लास्ट वर्ड्स क्या हैं आपके? जी सर, मैं बहुत अच्छी बातें हमारे दूसरे माशाअल्लाह की हैं। बरेलवी साहब भी, राना साहब भी और खाकवानी साहब, बड़ी खुश हुई इनसे बातें सुन के। मैं उन्हीं की बातों में आगे बढ़ाऊंगा। सिर्फ मुख्तसर सी बात कि भाई एक बुनियादी चीज़ है कि प्रायोरिटी चेंज करें, इकोनॉमिक इश्यूज को सीरियसली लें, ये इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। बाकी एक पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, और जो अदालत में मामला हैं, चाहे वो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल हो या कोई भी मुकदमा हो या मिलिट्री कोर्ट्स बनाने को हो, सब पर सिविलियन सुप्रीमेसी, सिविलियन जुडिशरी की सुप्रीमेसी और उनकी उनकी यानी नज़र होनी चाहिए। हर चीज़ उनके मातहत होनी चाहिए। और ये इवन ये कि कानून के, हालांकि कानून में भी है, लेकिन अमलन ये नज़र नहीं आ रहा है कि आर्मी एक्ट के तहत चलने वाली अदालतें भी अल्टीमेटली वहाँ के फैसलों के खिलाफ अपील की जा सकती है अदालतों में, सिविलियन कोर्ट्स में। तो सिविलियन कोर्ट्स की जो सुप्रीमेसी है वो उसको स्टैब्लिश करने के लिए खुद फौज को भी ताउन करना चाहिए। क्योंकि हमें एक चीज़ नज़र आई कि अभी तक जो सारे शवाहिद जो मिले हैं और जो अब तक बातें हुई हैं, अदालती कार्रवाई जो फौजी अदालतों में हुई है उस पर बहुत ज्यादा नकाइस रहे हैं। उनमें एक तो फ्रीडम नहीं होती है। वैसे आप ठीक कह रहे हैं इस्तिक़लाल इमाम साहब, वैसे जो सिविलियन अदालतों में कार्रवाई होती है उसमें भी नकाइस बहुत निकलते हैं। हमारे यहाँ जुडिशल सिस्टम भी बहुत। मैं सिविलियन कोर्ट्स के जो निचले लेवल पे जो काम है उसको दिफा नहीं करूंगा, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, लेकिन ये है कि उसमें एक चीज ट्रांसपेरेंसी होती है। ठीक है, हर सिविलियन कोर्ट का मुकदमे का पूरी फाइल जाके आप उसकी कॉपी निकलवा सकते हैं और ले सकते हैं, लेकिन जो मिलिट्री कोर्ट्स की अदालतें या ठीक बात है, वो हमेशा पोशीदा रहती हैं और उसमें कोई सही आपका मतलब है एहतसाब हो, शफाफ हो, सब देखें, चाहे सिविलियन कोर्ट्स करें चाहे मिलिट्री कोर्ट करें, और हमें तवज्जो देनी चाहिए अपनी मैशत को, सुप्रीमेसी होनी चाहिए, सिविलियन कोर्ट की एक बढ़तरी होनी चाहिए, और सिविल कोर्ट्स को, सिविलियन कोर्ट्स को भी कायम करने का जो मेथड है उसे भी हमें रिफॉर्म करना चाहिए। कुछ प्रॉब्लम उसमें भी हमें पैदा हो रहे हैं, उसको भी देखना चाहिए। शफाफ तरीके से कार्रवाई, एक खुले तरीके से कार्रवाई, और उसके साथ ही अपनी मैशत पर अपनी तरजीहात बदल के वो करना चाहिए, और अपनी सियासी तरजीहात को भी ठीक करना चाहिए। जबर और ज़ोर और ताकत की हुकूमत चला नहीं करती, और इसके ज़रिए से कौमें तबाह हुआ करती हैं, आगे नहीं बढ़ा करती। मैं 3 चीज़ें अमूमन इशारा किया करता हूँ, सिक्योरिटी या सलामती कह लीजिए, मईशत और सियासत। इन तीनों चीज़ों को साथ लेकर चलना पड़ेगा, यकजान करना पड़ेगा, और उसी के साथ मुल्क बेहतरी की तरफ बढ़ सकेगा। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।